नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। चीन की हरकतें और चीन की हरकतों के विषय में क्या कहा जाए। ये चीन जो हरकतें कर सकता है या करेगा वो तो करेगा ही। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे देश में जो चीन के समर्थक लोग बैठे हुए हैं उनके क्या क्रियाकलाप हैं और किस हद तक जा सकते हैं। पहले भी हमको मालूम होगा कि 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो हमारे देश में वामपंथियों ने हड़ताल कर दी थी और उस हड़ताल में कहा था चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो। चक्का जाम कर दिया गया था। उसका कारण ये था कि ट्रेनों से रसद सप्लाई की जा रही थी सैनिकों को। तो चीन का सपोर्ट करने के लिए हमारे देश के सभी वामपंथियों ने पूरे देश में ए से लेकर जेड तक, जिसका केंद्र तब भी कलकत्ता हुआ करता था, उन्होंने हड़ताल कर दी थी। आप सोच सकते हैं कि कैसी परिस्थितियों में ये रहा होगा। और दूसरी तरफ उस समय के जवाहरलाल नेहरू के पक्के विरोध में रहने वाले गोलवरकर जी, जो उस समय सरसंघ चालक हुआ करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने कहा कि नेहरू के साथ दुश्मनी हमारी हो सकती है, नेहरू के साथ हमारी वैमनस्यता हो सकती है या हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन देश संकट में खड़ा है, इसलिए हम इस समय किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिससे देश में संकट हो। और उन्होंने एक नए संगठन का आगाज़ किया था जिसको आज आप भारतीय मजदूर संघ कहते हैं। ये कहा गया था कि जो लोग राष्ट्र के नाम काम करना चाहते हैं हम आज सैलरी नहीं लेंगे, हम करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। हम ये नारा दिया था और देश में एक नई बयार चल पड़ी थी। वामपंथियों का पतन तभी से धीरे धीरे शुरू हुआ और आज मुट्ठी भर वामपंथी बचे हैं, लेकिन वो वामपंथी अर्बन नक्सल हो चुके हैं, नक्सलिज्म की तरफ जा चुके हैं। इसका एक बड़ा इलस्ट्रेशन अभी हाल ही में बैंगलोर में आया। बैंगलोर की एक विस्ट्रॉन नाम की कंपनी है जो आईफोन के लिए काम करती है। यानी कि आईफोन की बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आईफोन के सहयोगी कंपनियों की तरह काम करते हैं। वो बेंगलुरु में विस्ट्रॉन ने अपना प्लांट लगाया हुआ है, बेंगलुरु के बगल में, यानी कि कर्नाटका में। मोदी सरकार के बनने के बाद और ख़ासतौर से जब वुहान का ये घटनाक्रम बढ़ा, उससे हालांकि उससे पहले भी मोदी सरकार ने पूरे विश्व से आह्वान किया था कि भारत में आइए, हम आपको सस्ती लेबर देंगे, जगह देंगे, आप भारत को इंडस्ट्रियल हब बनाइए, भारत में इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में लगाई गई जिसकी 10,000 से 20,000 एम्प्लॉयमेंट की पावर थी। और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक के मामले में जिसमें हम बहुत पिछड़े हुए थे, हम चीन पर निर्भर थे, उन मामलों में भारत में प्लांट लगाए गए। सैमसंग ने विश्व का सबसे बड़ा प्लांट भारत में लगाया, एप्पल ने विश्व का सबसे बड़ा प्लांट भारत में लगाया। ऐसे बहुत सारी नामी गिरामी कंपनियां जो यूएस बेस्ड थी, जो कोरिया बेस्ड थी, जो जापान बेस्ड थी, उन सभी को मोदी जी आकर्षित करने में सफल हो गए। अब इन कंपनियों का पहले जो सेंटर हुआ करता था वो एपी सेंटर था चाइना, और चाइना ने बहुत सारी फैसिलिटी दी होंगी, इसकी वजह से सब कुछ चाइना में चल रहा था। अभी चाइना में एक तो वुहान हो गया, यानी कि कोविड-19 चाइना ने किया, तो उसकी वजह से और आह्वान हुआ और चाइना अभी बड़ी तेजी से इकोनॉमिकली संकट से गुजर रहा है। हालांकि उसके दो तीन कारण और हो सकते हैं। यूएस का उनके साथ ट्रेड वॉर होना, हमारा गलवान होना, उनकी वन रोड वन बेल्ट वन इनिशिएटिव को धक्का लगना, और धीरे धीरे करके उनके यहाँ से कंपनियों का पलायन करना। वो भले ही किसी दूसरे कंट्री में जा रही हों, कोरिया में जा रही हों या वियतनाम में बहुत सारी कंपनियां गई हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या भारत में आई, भारत में। और चूंकि चाइना को स्थान कोई दिखा सकता है तो वो भारत ही है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हमारे पास स्पेस भी है, हमारे पास बहुत सारी सस्ती लेबर भी है और हमारे पास मार्केट भी है। सब कुछ हमारे पास है। इसलिए कोई भी कंपनी अगर कुछ मुनाफा कमाना चाहती है तो क्यों ना भारत में काम करें। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट आना, भारत में इंडस्ट्रीज़ का आना, और जैसे जैसे भारत में इंडस्ट्रीज़ आती जाएंगी वैसे लोकल वर्कर्स तैयार होते जाते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ बनती जाती हैं। फिर हमको बड़ी ग्लोबल कंपनियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे लोकल लोग तैयार होना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होने लगता है। बेंगलुरु में विस्ट्रा कंपनी के ऊपर अभी कुछ समय पहले ही एक बड़ा हमला हुआ, और वो हमला जो हुआ वो करने वाले वहाँ के एक एसएफआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, एसएफआई के एरिया हेड ने हमला किया। उनके साथ एक 200-250 लोग और थे जिन्होंने वहाँ के कुछ अधिकारियों के ऊपर हमले किए, वहाँ बहुत सारी तोड़फोड़ की, वहाँ शीशे तोड़े, वहाँ बसें तोड़ी, और कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ किया। ये
उस समय तो लग रहा था कि एक छोटा सा डिस्प्यूट है, लेकिन बाद में जब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ कर्नाटक सरकार के द्वारा, तो कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया वो चौंकाने वाला है। क्या हुआ? श्रम मंत्रालय ने कहा कि इसमें 130 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जो 130 लोगों की गिरफ्तारी है उनके चाइना कनेक्शन हैं। यानी कि ये जो तोड़फोड़ थी ये चाइना प्रायोजित थी, क्योंकि विस्ट्रा वहां से निकलकर यहाँ आई है, तो ये चाइना प्रायोजित थी। चाइना के इशारे पर या चाइना ने धन खर्च किया हो या जो भी हुआ हो, वो चाइना प्रायोजित थी। और इसका प्रमाण इस बात से मिला कि ग्लोबल टाइम के एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि अगर चाइना छोड़कर भारत जाओगे तो यही हश्र होने वाला है। दूसरे एक किंग किंग नाम के पत्रकार ने लिखा अपने ट्वीट में कि अगर आप चाइना छोड़ते हैं और भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत में भी आपको बहुत सारी भारत में वो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो चाइना में आपने कभी नहीं की। चाइना आपके लिए हेवन है, इसलिए चाइना में वापस आइए। चाइना को छोड़कर आप लोग भारत का रुख मत अपनाइए। भारत में बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत सारा है, इसलिए भारत में व्यापार करना कुछ अच्छा नहीं है। उनका इशारा उन बातों पर था कि CAA का प्रोटेस्ट वो भी कम्युनिस्ट समर्थन से चल रहा था, कांग्रेस समर्थन से चल रहा था। अभी किसान आंदोलन वो भी कम्युनिस्ट समर्थन से चल रहा है। अभी पीछे जाट आंदोलन हुआ, उसमें बड़ी तोड़फोड़ हुई। और ये SFI का जो हमला है, हालांकि येदियुरप्पा सरकार ने 130 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए बताया, पूरा प्रकरण बताया कि इनका पूरा का पूरा नेटवर्क चाइना से है। आप सोच सकते हैं कि चाइना अगर बर्बाद हो रहा है तो चाइना बाहर से गलवान करता है, जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास करता है, हमको हमारे यहाँ कम्युनिस्टों को फंडिंग करता है, हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर और हमारे न्यूज़ एजेंसियों को फंडिंग करने की कोशिश करता है, हमारे यहाँ ऐप बनाकर हमारे यहाँ की सूचनाएं लेने का प्रयास करता है, हमारी इंडस्ट्री को भंग करता है, हमारे पॉलिटिशियंस को परचेज करता है। हमारे पॉलिटिशियंस को परचेज करने से तात्पर्य मेरा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किए गए। किस खुशी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने किया, ये समझ में आज तक नहीं आया। और कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया। हमने कभी नहीं सुना होगा कि कोई दो पार्टियां दो देशों की आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट करें। क्या वो चाइना और भारत को एक बनाना चाहते थे या भारत और चाइना को ऊपर उठाना थे? भाई, राष्ट्रीय लेवल पर कंट्री टू कंट्री तो एग्रीमेंट सुना है, लेकिन ऐसे एग्रीमेंट कभी नहीं सुने जिन एग्रीमेंट्स में दो पार्टियां पॉलिटिकल पार्टियां करें। और ऊपर से वो जो चाइना घुसता चला आया भारत में, उसका मुख्य कारण मैं बार बार बता चुका हूँ कि कांग्रेस की वो ढुलमुल नीति रही है, जिसमें चाइना जब हमारे अंदर जो ट्रांजिशन पोर्शन था उसमें 5 किलोमीटर आता तो गृह मंत्रालय को सूचना जाती, गृह मंत्रालय कहता तुम 5 किलोमीटर और भी ये सबसे बोलता पीछे आ जाओ। और ऐसे करके वो चलते चलते गलवान तक पहुंच गए, जहां पर हम आसानी से पेट्रोलिंग करते रहे। आपने बहुत सारे फौजियों का स्टेटमेंट सुना होगा कि गलवान के उस पार तक हम पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन 2014 के बाद वो सिलसिला रुका, और वो सिलसिला इस स्तर पर रुका कि सरकार ने उनको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया, यहाँ तक कि उनके साथ सारा ट्रेड खत्म करने के लिए आगे से आगे इनिशिएट किया, आसियान के साथ संबंध तोड़े, आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म किया, और जो मोदी सरकार कर सकती थी अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो सब कुछ किया। अब चाइना हमारे यहाँ भारत में जो कम्युनिस्ट हैं, भारत में जो नक्सलिस्ट हैं, भारत में जो और विद्रोही एलिमेंट हैं, उनके साथ मिलकर भारत में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहा है। आह्वान भी भारत के लोग करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। 370 के विषय में फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दे दिया कि अब चाइना के सहयोग से हम 370 री करवाएंगे, दोबारा बनवाएंगे। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में क्षरण, मानसिक क्षरण, हमारे देश में लोलुपता, हमारे देश में राष्ट्रीयता की कमी किस लेवल तक पिछले 70 वर्ष में आ गई है कि अब हम आसानी से पॉलिटिकल पार्टियां बिक रही हैं, आसानी से हमारे यहाँ के जो ग्रुप्स हैं वो बिक रहे हैं। भारत में विरोध, मोदी विरोध को राष्ट्र विरोध में ले गए हैं, यानी कि मोदी जी इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, देश को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार मोदी जी फेल हो जाएं। अब मोदी जी फेल होने के लिए इन कंपनियों के ऊपर हमले करने पड़ेंगे। इन कंपनियों पर जब हमला होगा तो जो इन्वेस्टमेंट मोदी जी लेकर आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट वो लेकर वापस चले जाएंगे। वो वापस चले जाएंगे तो देश की बदहाली
सामने दिखेगी, बदहाली जब दिखेगी तभी मोदी सरकार को गिराया जा सकता है और नई सरकार बनाई जा सकती, बिल्कुल वैसी सरकार बनाई जा सकती जैसे लूट खसोट की सरकारें पहले हुआ करती थी। हमने 70 वर्ष सिर्फ लूट खसोट देखी। राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि 10 पैसे नीचे पहुंचते हैं, 90 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं, जबकि सरकारें तो उनकी दादी और नाना की ही थी, सरकारें तो उनकी ही पार्टी की थी, फिर भी 90% खा कौन गया, कहाँ गायब हो गया? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब। लेकिन आज राष्ट्रवादियों को उठकर खड़ा होना पड़ेगा, राष्ट्रवादियों को ये जवाब देना पड़ेगा, राष्ट्रवादियों को ये बताना पड़ेगा कि देखिए ये सब कुछ जो चल रहा है इन पूरे प्रकरण में हमको राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, राष्ट्र प्रथम रखना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो एलिमेंट, चाहे वो किसान आंदोलन के बीच में घुस गए हों, चाहे वो सीए के प्रोटेस्ट में घुसे हों, चाहे वो इस तरह की कोई भी प्रोटेस्ट करते हों, चाहे ये एसएफआई का हमला विस्ट्रा पर हुआ हो, इन सभी पर सरकारें सब जगह स्टेप नहीं ले सकती, इन पर तो जनता को भी स्टेप लेना ही पड़ेगा, जनता को विचार करना ही पड़ेगा, जनता को भी आगे फॉरवर्ड आना पड़ेगा। अगर किसान आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं तो किसानों की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको रोकें और उनको वहां न घुसने दें और अपने आंदोलन को अपने स्तर तक सीमित रखें, और नहीं तो इस आंदोलन को स्थगित करते हुए फिर से समय निर्धारित करें और फिर से नए सिरे से वार्ता करना शुरू करें। मुझे लगता है कि हमारे देश में अब हम सबको चिंता करनी पड़ेगी, एक एक बच्चे को चिंता करनी पड़ेगी। आप व्यू बनाइए, आप सोशल मीडिया पर डालिए, आप जैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं वैसे अपने व्यूज़ डालिए। जितने व्यूज़ आपके आते जाएंगे देश में एक माहौल बनता है और अराष्ट्रवादी, राष्ट्र विरोधी शक्तियां अपने आप अपस्त होना शुरू कर देती हैं। इसलिए ये राष्ट्रवादियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस पर स्टेप लें और कुछ ना कुछ करते रहें। थैंक यू वेरी मच।